Good morning, everyone. Our next topic is differences between सेल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमने सेल पोटेंशियल भी पढ़ा था और पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा था। तो हम देखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आपको पता है कि सेल पोटेंशियल को हम ईएमएफ ऑफ द सेल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो अब ईएमएफ जो है वो क्या होता है, जब हमारा सर्किट ओपन होता है, मीन्स सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा होता है, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ होता है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब सर्किट क्लोज होता है, मीन्स हमारा जो करंट है वो सर्किट में पास हो रहा होता है, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस जो करंट पास होते टाइम होता है तो उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सर्किट ओपन होता है, सर्किट के अंदर करंट पास नहीं हो रहा होता है। ईएमएफ जो होता है वो मैक्सिमम होता है और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ से थोड़ा कम होता है, हमेशा ईएमएफ से कम ही होगा। ईएमएफ जो है उसका मेज़रमेंट हम वोल्ट मीटर से नहीं कर सकते हैं, बल्कि पोटेंशियोमीटर से करते हैं। और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसका मेज़रमेंट हम वोल्ट मीटर से कर सकते हैं। तो हमें नेक्स्ट यही पढ़ना है कि हम जो सेल पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, ईएमएफ पढ़ रहे हैं, उसका मेज़रमेंट कैसे करें। तो उसके मेज़रमेंट करने के टाइम पे हमारे पास 3 तरीके की प्रॉब्लम अराइज़ होती है। एक तो सेल्स क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, जबकि उनको होना रिवर्सिबल चाहिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है सेल का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोड्स के आसपास में वो चेंज होती रहती है, तो सेल पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रह पाता है। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक नया सेल बनाया गया जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल। ये स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल जो है उससे जब हम सेल पोटेंशियल को मेज़र करते हैं तो हमारे पास ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन हम इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं वोल्ट मीटर से, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पोटेंशियल को बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। इसलिए सेल पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक सूटेबल डिवाइस होनी चाहिए, जो कि कौन सी होती है, पोटेंशियोमीटर होती है। और ये जो हमारा स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल है ये पॉज़ेंड्रॉप कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी के ऊपर वर्क करता है। अभी पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि वो थ्योरी क्या है। तो देखो, स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल की स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक एच शेप्ड ट्यूब होती है। ये देखो, ये हमारे पास एच शेप्ड ग्लास की बनी हुई ट्यूब है। इसके 2 एंड है, एक राइट एंड है और एक ये राइट एंड और ये लेफ़्ट एंड, दोनों का जो बेस है उसे प्लेटिनम वायर से कनेक्ट किया हुआ है। और इस वाले एंड में नीचे की तरफ कैडमियम अमलगम भरा हुआ है, कैडमियम और मरकरी भरा हुआ है। ठीक है, जिसमें कैडमियम जो होता है वो नियर अबाउट 12.5% होता है। और फिर उसके ऊपर हम भर देते हैं कैडमियम सल्फेट .8/3H2O का सॉल्ट, और उसके जस्ट ऊपर हम हाइपर सैचुरेटेड कैडमियम सल्फेट का सोल्यूशन फिल कर देते हैं। ठीक है, और इस वाले एंड में नीचे की तरफ हम मरकरी को फिल करते हैं और फिर उसके ऊपर मरकरी प्लस Hg2SO4 के सोल्यूशन को फिल करते हैं। और फिर उसके ऊपर इतने एरिया में कैडमियम सल्फेट .8/3H2O को फिल कर देते हैं और ऊपर की तरफ हम फिल कर देते हैं अपना सैचुरेटेड कैडमियम सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसको फिल कर देते हैं। तो ये जो है ये हमारी स्ट्रक्चर है स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल की। अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया, एच शेप ट्यूब होती है जिसके दोनों एंड्स पे प्लेटिनम वायर लगा हुआ होता है। राइट हैंड साइड में कैडमियम अमलगम 12.5% और नीचे के उसके ऊपर कैडमियम सल्फेट, और फिर उसके ऊपर जो है कैडमियम सल्फेट .8/3H2O और फिर उसके ऊपर कैडमियम सल्फेट का सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड में मरकरी, उसके ऊपर मरकरी प्लस Hg2SO4, मतलब जिसे हम कैलोमल बोलते हैं, और फिर उसके ऊपर कैडमियम सल्फेट .8/3H2O और फिर रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो फिल होता है कैडमियम सल्फेट से। तो हमारा जो कैडमियम है वो एनोड की तरह बिहेव करता है, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन,
तो कैडमियम जो है वो किस में चला जाएगा, कैडमियम +2 में। और कैथोड जो है वो मरकरी का होगा, तो मरकरी जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, कैथोड की तरह, तो वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। तो Hg2SO4 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके और किस में चला जाएगा, Hg के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ +1 में है मरकरी और यहाँ पे 0 में हो गई, यहाँ 0 में है और यहाँ पे +2 के अंदर हो गई। ठीक है, और फिर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, तो इधर कैडमियम आ गया, ये HgSO4 आ गया, गिव राइज टू कैडमियम +2 और ये 2Hg और ये सल्फेट आयन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इसका, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF जो होता है वो सेल का कितना होता है, 1.013 वोल्ट। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो हमारा बहुत ही कम होता है, -0.000 मतलब 40 फिर 5 वोल्ट पर केल्विन। जो हमारा स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल होता है ना, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो भी क्या रहती है, फिक्स रहती है। ये हमारे पास रिवर्सिबल सेल होता है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से ये जो है सेल यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 298 केल्विन पे बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए इसको हम क्या और बोल सकते हैं, इस सेल को हम क्या और बोलते हैं, कैडमियम सेल और बोलते हैं। और इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, जो प्रॉपर्टीज़ अदर सेल्स के अंदर नहीं होती है वो स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल के अंदर होती है। ये स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। फिर देखो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कि हम कैसे इससे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अननोन सेल का पोटेंशियल। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारे पास प्लेटिनम और इरिडियम का बना हुआ एक वायर होता है, जो कि हमने बता दिया ये AB वायर है जो प्लेटिनम और इरिडियम का बना हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्लेटिनम और इरिडियम का ही वायर क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हार्ड मेटल होती है, जिसकी वजह से जब हम इसके ऊपर रियोस्टेट को रब करते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स रहता है। दूसरा, इनका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो हम इनके पोटेंशियल को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। तो प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ हमारे पास AB वायर होता है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहता है, और ये हमारे पास एक स्केल जो होता है उस पर टाइटली बाइंड होता है, बंधा हुआ होता है। ठीक है, फिर हमारे पास देखो 2-3 सेल है, यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास ये है सेल, ठीक है, एक ये सेल है और एक ये सेल है। ये जो हमने ऊपर जो सेल ले रखा है, यानी ये एक तरीके की बैटरी ही है। ठीक है, ये जो है ये एक तरीके का लेड स्टोरेज बैटरी होती है, जिसका EMF जो होता है सेल के EMF से ज़्यादा होता है। X हमारे पास अननोन है, जिसका हमें कैलकुलेट करना है, जिसको हम किसी भी सर्किट के साथ ले सकते हैं, मतलब एक बार इसके साथ भी ले सकते हैं, इसके साथ भी ले सकते हैं, इसको इसके साथ भी ले सकते हैं और इसके साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है, तो सर्किट एस्टेब्लिश होते ही जो AB वायर है उस पे जो ये हमारी बैटरी है E, जिसे हमने डिनोट किया है, ये AB बैटरी E जो बैटरी है, इसका जो कंप्लीट EMF है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैं आपको बता रही थी पॉइज़नड्रॉफ कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी। पॉइज़नड्रॉफ कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी जो है इसके ऊपर ही बेस्ड हमारा स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल है। ये पॉइज़नड्रॉफ कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी जो है वो क्या बताती है कि कोई भी सेल जो है उसके सेल पोटेंशियल के बराबर में, इक्वल में, अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी अदर सेल के थ्रू, जैसे हमारा स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल हो गया, किसी अदर सेल के थ्रू हम पोटेंशियल लगाएं तो सर्किट के अंदर करंट का फ्लो रुक जाता है, कि हमारा कोई जो सेल है उसके सेल पोटेंशियल के इक्वल अगर हम किसी और सेल के थ्रू ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाए, उतना ही पोटेंशियल जितना सेल का है, तो उस सर्किट के अंदर करंट का फ्लो जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो करंट का फ्लो जब रुक जाएगा तो इस कंडीशन के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ही सेल का क्या होगा, EMF होगा। ठीक है, और इस EMF को हम मेज़र कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से। अब देखो हमने क्या किया हुआ है,
कि हमने एक ए बी वायर लिया हुआ है, अभी बताया था 1 मीटर लॉन्ग प्लेटिनम और इरिडियम का बना हुआ, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एकदम सेम और स्ट्रेस्ड है हमारे पास मीटर स्केल में। और इसको क्यों लेते हैं अभी बताया मैंने, हार्ड मेटल होता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहता है जब हम इसके ऊपर जोकी या रियोस्टेट को रब करते हैं, और इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। और हमने यहाँ पे जो सी लिया हुआ है, ये सी है हमारा, जिसे हम लेड स्टोरेज बैटरी बोल रहे हैं। ये लेड स्टोरेज बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वो सेल के या ईएमएफ जो होता है वो सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होता है। एक्स हमारे पास क्या है, अननोन वाला है, ये हमारे पास अननोन है जिसका हमें कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही सर्किट एस्टेब्लिश होता है, हम सी का सर्किट एस्टेब्लिश होते ही जो हमारी लेड स्टोरेज बैटरी है उसका कंप्लीट ईएमएफ जो है वो ए बी वायर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस वायर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और हम क्या करते हैं, ए से बी की तरफ जब मूव करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ हमने देखा कि इक्वली एस्टेब्लिश हो जाता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक्स जो सेल है वो क्या होता है, अननोन सेल होता है। इस अननोन सेल को हम किसके साथ लेते हैं, जिसका हमें पता है, मतलब सी के साथ लेंगे। एक बार सी के साथ एस्टेब्लिश करेंगे हम एक्स को, जिसका ईएमएफ हमें निकालना है। तो ये जो एक्स और सी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, मतलब पॉइसनडॉर्फ कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी पे वर्क करते हैं। इसका हमें निकालना है और इस सी का हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सर्किट में ले लेंगे। तो ये सी हो गया हमारा और ये हमारा एक्स हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में वर्क करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो जॉकी है या रियोस्टेट के थ्रू हम इस ए बी वायर के ऊपर इस रियोस्टेट या जॉकी को मूव करवाते हैं, और हम इस गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन को मेज़र कर लेते हैं। तो हमारा जो ज़ीरो डिफ्लेक्शन आता है वो डी के ऊपर आता है, यानी एक्स सेल जो है उसका जो हमने पोटेंशियल बोला वो ई एक्स हो गया, और वो ई एक्स जो है वो किस लेंथ के इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए डी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्योंकि हम जब रियोस्टेट को इस ए बी वायर पे रोटेट करते हैं तो डी पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है, गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन आ जाता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस सी के साथ अब किसको ले लेंगे हम दोबारा, जो हमारा एस सेल है, एस हमारा क्या हो गया, जो स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल है उसका जो ईएमएफ वाला सेल है वो हमारा एस होता है। अब हम उसको क्या करते हैं, सर्किट में ले लेते हैं, और इसके लिए भी हम रियोस्टेट को या जॉकी को रब करते हैं इस पे, और गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन मेज़र कर लेते हैं, जो कि किस पे आती है, डी डैश पे। तो हम ये बोल सकते हैं ई एस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए डी डैश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले जो आपका सी है उसके साथ में आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा सेल लेना है, एक्स सेल लेना है, और जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन आपकी कहाँ पे आती है, ए डी पे आती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि आपका जो सी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए डी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसे ही जब एस को लोगे तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए डी डैश के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों सेल का जो पोटेंशियल है उनका रेशियो हमारे पास दोनों की लेंथ के इक्वल हो जाएगा। ये देखो, हम ये बोल सकते हैं ना, ई एक्स अपॉन ई एस इज़ इक्वल टू, ई एक्स की तो कहाँ थी, ए डी पे, और ई एस की ए डी डैश पे, और हमें ई एक्स की निकालनी है तो हम इस ई एस को इधर भेज देंगे, ये रहा। तो हम क्या कर लेंगे, ई एक्स जो हमारा अननोन सेल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि वेस्टर्न सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, हमें पता होगा, और लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। तो हम यहाँ से अननोन सेल एक्स जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ईएमएफ और गिब्स फ्री एनर्जी। वैसे आपने गिब्स फ्री एनर्जी 11th क्लास में थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ईएमएफ और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है।
तो देखो हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इस प्रोसेस के अंदर जो सेल है उसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, मींस इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ता है। और थर्मोडाइनेमिक्स क्या बोलती है कि मैक्सिमम वर्क कब होता है, जब हमारे पास करंट जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स स्मॉल हो, ठीक है, इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो रिवर्सिबल सेल है, मतलब रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन क्या होगी, जब हमारा जो सेल है उससे हमें इनफाइनाइट टाइम्स स्मॉल जो है वो करंट मिले किसी भी सेल के अंदर, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन। ये नेसेसरी कंडीशन है रिवर्सिबिलिटी की कि और मैक्सिमम वर्क डन की, कि वो जो सेल है वो इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो स्मॉल करंट दे। आपने पढ़ा भी था कि वर्क डन जो है वो हमारा कब ज़्यादा होता है, जब वर्क जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स स्मॉल होता है। ये थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ के आए हो, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होता है तो जो सेल वर्क डन करता है वो हमारे पास सेल जो है उसकी सेल जो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसका और सेल के ईएमएफ का प्रोडक्ट होता है। मतलब वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होगा, जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट की जो क्वांटिटी है उसका, और हमारे पास जो सेल का ईएमएफ है, उन दोनों का मल्टीपल होगा। हमने ले लिया कि कोई सेल रिएक्शन है, उसमें n ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन जो है वो भी इक्वल किसके हो जाएंगे, n के। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन जो है वो किसके इक्वल है, जितना करंट फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ऑफ द सेल। तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो हमारा हो गया NF, क्योंकि हमने n ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट्स ले रखे हैं। और हमारे पास जो सेल का ईएमएफ है उसको हमने ले लिया ई ले लो, या आप ई नॉट स्टैंडर्ड शो करो तो ई नॉट ले सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास वो किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। तो ये हमारा वर्क डन कितना हो गया, NF इंटू ई, जिसे हम NFE भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वर्क डन होता है वो हमारे गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है उसके इक्वल होता है। और ये जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस शो करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी में जो कमी आ रही है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल वर्क है उसके इक्वल होती है। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो गिब्स फ्री एनर्जी में कमी आती है वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल होती है। तो देखो आप यहाँ पे ये वर्क डन जो है उसको क्या लिख सकते हो, कमी आ रही है, मीन्स माइनस के साइन से शो करेंगे। और गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी से शो करते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगी, NFE के। तो आप ये भी लिख सकते हो डेल्टा जी इज़ इक्वल टू माइनस का NFE। और अगर स्टैंडर्ड बोले तो स्टैंडर्ड में G नॉट कर देना, और यहाँ पे भी सेल को क्या ले लेना, सेल पोटेंशियल को E नॉट ले लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव क्यों लिखी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी में कमी आ रही है, ठीक है। और इसके बाद आप ये मैं बता चुकी हूँ कि इसके अंदर जो सेल रिएक्शंस होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। तो स्पॉन्टेनियस के अंदर हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज़ होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये देखते हो कि जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो तो डेल्टा जी की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 0 होती है। ये सब आपने 11th में पढ़ा है। फिर हम एक कोई सेल को कंसीडर करते हैं जिसमें जिंक +2 में जा रहा है, मतलब एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, और कैडमियम +2 कैडमियम में जा रहा है, मतलब कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। और ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है, और इसका ईएमएफ 0.359 वोल्ट होता है। तो साइन ऑफ डेल्टा जी हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ईएमएफ हमारा पॉजिटिव में है, ठीक है। फिर हम दूसरा कर देते हैं, इस सेल को रिवर्स कर देते हैं, मतलब कैथोड को एनोड कर देते हैं और एनोड को कैथोड कर देते हैं।
तो हमारे पास जो सेल पोटेंशियल है वो ऊपर प्लस में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में होने की वजह से हमारा जो डेल्टा जी है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस का साइन पहले से है और एफ में और माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो हमारा डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। और ये हम ईएमएफ तो यहाँ से ये कर ही सकते हैं कि ई को माइनस डेल्टा जी अपॉन एन एफ लिख दो, और अगर हमारे पास एन की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी अपॉन एफ हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो ई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, यहाँ से देखो ई जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, माइनस डेल्टा जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, क्योंकि सेल का ईएमएफ जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, और सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक अमाउंट है अगर वो कांस्टेंट है तो ईएमएफ जो है वो माइनस डेल्टा जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्री एनर्जी में जो डिक्रीज़ हो रहा है पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डेल्टा जी अपॉन एन वो कैसी प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। फिर उसके बाद देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है जो कि डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव आई और आई मतलब इंडिपेंडेंट, तो वो मैटर जो है उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। और ईएमएफ ऑफ सेल भी जो है वो कैसी प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक, नैनस्ट इक्वेशन। कुछ भी आए, चाहे नैनस्ट इक्वेशन को सॉल्व कराना है, चाहे न्यूमेरिकल आए, कुछ भी आए, वैसे तो 99% इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, तो आपको इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आना चाहिए। लोग जो है वो इसमें यूज़ में आएगा, और लोग्स की वैल्यू और लॉग को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको काइनेटिक्स वाले में अलग से वीडियो बना के बता चुकी हूँ। ठीक है, तो उस वीडियो को एक बार देख लेना लोग अगर भूल चुके हो तो। बाकी अभी देखो नैनस्ट इक्वेशन कि थर्मोडाइनेमिक्स के बेसिस पे कंसीडर किया गया रिलेशन किस किस के बीच में, सेल पोटेंशियल के बीच में और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में। ठीक है, तो नैनस जो है उसने एक रिलेशन डिराइव किया सेल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, नैनस्ट इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो हम डिराइव करते हैं नैनस्ट इक्वेशन को। हमने कोई एक जनरल रिएक्शन ली है A + B C और D, तो हमें पता है मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम में क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं, और इनके पहले जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हुए हैं उनको हम पावर में लिख देते हैं। तो D के ऊपर पावर स्मॉल d, और A के ऊपर पावर स्मॉल a, और B के ऊपर पावर स्मॉल b। ठीक है, ये आ गया। फिर हमने इनकी कंसंट्रेशन जो है उसको रिप्रेजेंट कर दिया ACA DAB। ठीक है, A इस तरीके से। ये क्या है, इनकी एक्टिविटीज़ है या कंसंट्रेशन है ABCD की। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि एक्टिविटी जो है सब्सटेंस की वो रिप्रेजेंट करती है इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन को। तो आप कंसंट्रेशन बोल दो या फिर एक्टिविटी बोल दो, एक ही बात है। फिर हमने पढ़ा था अभी एक रिलेशनशिप, और पहले थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो डेल्टा जी इज़ इक्वल टू, एक तो अभी हम पढ़ के आए हैं -NFE, और एक हमने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा G0 + RT ln K। ठीक है, और ये जो K है वो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। दूसरा हमने पढ़ा ही था डेल्टा जी इज़ इक्वल टू -NFE, और अभी मैंने बताया था G0 हो तो उसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस का NFE0। ठीक है, तो आप इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो इसमें पुट कर दो। तो पुट कर दी, यहाँ -NFE लिख दिया, यहाँ -NFE0 लिख दिया, और यहाँ RT ln KC लिख दिया। वो ये ln KC। ठीक है, KC हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा हमने इसको पूरी इक्वेशन को NF से डिवाइड कर दिया, तो ये NF कैंसिल हो जाएगा, ये NF कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, NF आ जाएगा। यही किया है हमने यहाँ पे। देखो ये यहाँ वाला NF कैंसिल हो गया, तो ये E आ गया, ये E0 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे -NF से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, RT/NF और ln KC। और KC की वैल्यू अभी हमने देखी थी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। इस चीज़ को ध्यान रख लेना, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं।
नीचे प्रोडक्ट की ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आएगी। और प्रोडक्ट में भी अगर आपका कोई सॉलिड है तो उसकी कंसंट्रेशन को 1 लेना है हमेशा, और कोई आयन है तो उसकी कंसंट्रेशन लिखनी है। ठीक है, तो हमारी ये नैनस्ट इक्वेशन है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से याद होनी चाहिए। E=E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, और दूसरा अभी हम इसको समराइज़ करते हैं, छोटा करते हैं, RT इनकी वैल्यू पुट करके। तो देखो R गैस कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर केल्विन में, N नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी एक्सचेंज हो रहे हैं, F जो है वो फैराडेज कांस्टेंट है 96500। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो भी वैल्यूज़ थी इसको पुट किया। 2.303 हमारे पास था, R की वैल्यू रख दी, टेम्परेचर हम स्टैंडर्ड लेते हैं 298 केल्विन, N हमें पता नहीं है क्योंकि अलग अलग रिएक्शन में L होगा, और ये क्या आ गया 96500। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आता है 0.0591 अपॉन N। तो हमारे को ये वाली जो इक्वेशन है इसको याद रखना है, E=E0 माइनस 0.0591 अपॉन N log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हमारी नैनस्ट इक्वेशन है। अब नैनस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशंस क्या है, तो नैनस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। इवन हम हाफ सेल जो इलेक्ट्रोड है या एक सिंगल इलेक्ट्रोड जो है उसके सेल को भी, उसके ईएमएफ को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे डैनियल सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिंक, जो हमारा कैथोड होता है, एनोड होता है, और जो हमारा कॉपर होता है वो कैथोड होता है। तो हमने सेल रिएक्शन लिख ली, कंप्लीट सेल रिएक्शन यही होगी कि जिंक जो है वो जिंक +2 में जाएगा, कॉपर +2 जो है वो कॉपर के अंदर जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे नैनस्ट इक्वेशन में, ये E0 सेल और 0.0591 अपॉन 2 log 10 ये प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ये हमारे आयंस नहीं है तो इनकी कंसंट्रेशन हम 1 लेंगे। तो इनकी कंसंट्रेशन जब हम 1 लेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएंगे, यहाँ पे जिंक +2 आयन और नीचे कॉपर +2 आयन। यानी आपको सिंपली यही देखना है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो +2 आ रहा है ना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो N की वैल्यू हम 2 रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेल पोटेंशियल जो है वो किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारे आयंस बने हैं उनकी कंसंट्रेशन पे, Zn+2 और कॉपर +2 इनकी कंसंट्रेशन पे। तो जब हम जिंक +2 आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो ई सेल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस का साइन है। और जब हम कॉपर +2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो सेल जो है ई सेल जो है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पे कि हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकिल +2 और निकिल, इस इलेक्ट्रोड का हमें डिटरमाइन करना है जब हमें सेल पोटेंशियल दिया हुआ है इतना। ठीक है, और हाफ सेल पोटेंशियल कॉपर वाला हमारे पास गिवन है। तो यहाँ तो सीधा सेल पोटेंशियल पूछा है तो आप क्या कर दोगे, E0 सेल लगा लो, ई कैथोड माइनस एनोड। कैथोड जो है कॉपर वाला आपको गिवन है और सेल का आपको गिवन है तो आप निकिल का निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है आपको कॉपर इलेक्ट्रोड का। ठीक है, ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड उसका गिवन है आपको, सॉरी, +0.34 वोल्ट, और आपको डिटरमाइन करना है ईएमएफ ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड प्रेजेंट विथ सोल्यूशन ऑफ, ये कंसंट्रेशन दे दी। तो अब आपको कंसंट्रेशन देते ही समझ जाना है कि आपको क्या लगानी है, नैनस्ट इक्वेशन लगानी है। ठीक है, तो नैनस्ट इक्वेशन लगाओगे, ये क्या बोल रहा है, हाफ सेल, एक ही सेल इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, मतलब कॉपर +2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप नैनस्ट इक्वेशन लिख दो, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ई सेल E0 सेल माइनस 0.591, N की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, और ये सॉलिड में है, प्रोडक्ट को लिखोगे तो इसकी कंसंट्रेशन 1 हो गई, और रिएक्टेंट कॉपर +2 आयन की आपको कंसंट्रेशन, कॉपर आयन बोला हुआ है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.001। सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो, आपको कॉपर इलेक्ट्रोड जो है उसकी वैल्यू दे रखी है, ये रही।
प्लस का 0.34, ये वैल्यू रख दो, ये वैल्यू रख दो, और log ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है, नीचे 1 है ये, और log 100 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 2 आ जाएगी। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, कोई भी जो सेल है उसके लिए सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेनेस्ट इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के अंदर, आपको उसको सॉल्व करने हैं।